हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज आप कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हैं और कंपटीशन एक्ट में सेक्शन 3 आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें स्लाइड्स में नहीं है। वीडियो को अंत तक पूरा सुनिए, आपको सेक्शन 3 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज़, सेक्शन 3 किससे रिलेटेड है? टाइप्स ऑफ एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा विरोधी करार। देखिए, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट को सेक्शन 3 में अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ और आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक शब्द बोलूँगी कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कंपटीशन पर एडवर्स प्रभाव डालते हों, ऐसे प्रतिस्पर्धा पर जो विपरीत प्रभाव डालते हों, एग्रीमेंट करार, वो क्या कहलाते हैं? एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट कहलाते हैं सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। अधिनियम के अंतर्गत ऐसे एग्रीमेंट्स को पूरी तरीके से मनाही की गई है, पूरी तरीके से रोक लगाई गई है कि हम एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो आगे मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह के एग्रीमेंट कोई करता है, इस तरह का एग्रीमेंट कोई बनाता है, तो पूरी तरीके से ये एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा। पूरी तरीके से ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। तो मैं आगे डिस्कस करूं कि टाइप्स ऑफ एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट कितने तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और वर्टिकल एग्रीमेंट। तो आपको देख रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, क्षैतिज समझौते और लंबवत समझौते। अब ये कैसे एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट हैं जो प्रभाव डालते हैं, तो ये चलिए मैं आपको डिस्कस करना शुरू करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। तो ये आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होता है? एक ही बाजार में, एक ही मार्केट में काम कर रहे दो या दो से अधिक जो कंपटीशन बिजनेस होता है, उनके बीच एक सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए एक समझौता है। देखिए, ये जो कंप्रोमाइज़ होता है प्रतिस्पर्धियों के बीच स्वस्थ हेल्दी रिलेशन को ग्रो करने के लिए किया जाता है। और जबकि आपको देखें कि जो जितने भी ये हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ अगर उसमें हम ऐसा समझौते में वो खंड शामिल कर लेते हैं, वो क्लॉज शामिल कर लेते हैं जो कंपटीशन को प्रतिबंधित करते हों। तो अगर इस तरह के हम समझौते करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं कि प्रोडक्शन के जो प्राइस है और उसकी क्वालिटी है, उससे कोई निगेटिव एनर्जी मार्केट में होगी, तो वो क्या कहलाते हैं? हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहलाते हैं। तो आप बिल्कुल एक छोटा सा डेफिनेशन याद रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट इज़ एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन बिटवीन टू और मोर competing बिजनेस ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट। ये हेल्दी रिलेशन के लिए लोग ग्रो किए जाते हैं, लेकिन जब हमको क्या करते हैं, कुछ इसमें ऐसे लॉज शामिल कर लेते हैं जो क्या करते हैं, जो कंपटीशन का वायलेशन करते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन में हो, चाहे वो क्वालिटी में हो। तो ये आप समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इस पर एक केस भी आया था, बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट वर्सेस कोलगेट एंड कंपनी। तो इस केस में क्या कहा गया था कि अगर कोई सौदा से इनकार करता है, कोई बार्गेनिंग से इनकार करता है, तो ये भी कंपटीशन का विरोध माना जाएगा। कोई इफेक्टिव पोस्ट वाले लोग या इंडस्ट्री वाले लोग अगर इस तरीके का कर रहे हैं जिससे मार्केट में कंपटीशन डिस्ट्रॉय हो जाए और मोनोपोली कायम हो जाए, तो ये एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाएगा। और ऐसे एग्रीमेंट को कंपटीशन लॉ पूरी तरीके से वाइड डिक्लेयर करता है, शून्य घोषित करता है। तो चलिए, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट के बाद आपको वर्टिकल एग्रीमेंट भी बता दें कि वर्टिकल एग्रीमेंट क्या होते हैं। तो छोटी सी एक डेफिनेशन अगर वर्टिकल एग्रीमेंट की आप याद रख लें कि वर्टिकल एग्रीमेंट्स आर कॉमनली डिफाइंड एज दोज बिटवीन अंडरटेकिंग ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन चेन ऑफ वन सेम सेट ऑफ गुड और सर्विस। तो देखिए, ये आम तौर पे वस्तुएं सेवाओं में क्या कहते हैं कि एक ही चेन के प्रोडक्शन के होते हैं। एक ही प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो जहाँ पर उत्पादन हो रहा है वो एक ही के बीच में कई लोग उसमें लगे होते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, सर्विसेज हैं, जो निर्माता द्वारा सीधे वितरित नहीं किया जाता है, बल्कि हम क्या करते हैं कि बाजार में जहाँ माल बेचा जाता है, जहाँ माल बेचा जा रहा है, या फिर जहाँ पर माल बेच रहे हैं, तो वह हम क्या करते हैं, चाहे सप्लाई हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे परचेज हो, चाहे सेल्स हो, चाहे गुड्स हो, हम क्या करते हैं, कुछ एग्रीमेंट ग्रोथ के लिए करते हैं। लेकिन हम कभी कभी उसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं जो किसी तरीके से पॉसिबिलिटी पर रोक लगाते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना पर रोक लगाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये वर्टिकल एग्रीमेंट कहलाते हैं। और वर्टिकल एग्रीमेंट में ये कह सकते हैं कि इन जनरल टर्म्स द रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड इन वर्टिकल एग्रीमेंट्स आर द फॉलोइंग नेचर। क्या एक जनरल टर्म में वर्टिकल एग्रीमेंट्स किस तरीके के नेचर के होते हैं? सबसे पहली चीज़ मैं कह सकती हूँ कि
Firstly, the seller usually accept not to supply goods to anybody else than the buyer within a territory. तो एक सेलर क्या करता है कि ये कह दे कि हमारे अलावा और किसी आपको माल की आपूर्ति आप स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा कि आप क्या कर रहे हैं कि जो परचेज़र है नॉट टू बाय गुड्स फ्रॉम अदर प्रोवाइडर, की जो परचेज़र है वो किसी और से सामान ही नहीं ले सकता है, किसी भी देने वाले से, प्रोवाइडर से। थर्ड जो है कि जो कंडीशंस होती हैं कि हम किसी चीज़ को एक बार सोल्ड करने के बाद प्राइस, लोकेशन और कंज्यूमर जो भी चीज़ें होती हैं, एक बार उन उत्पादों को जब बेचा जाता है तो दोबारा हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि भाई इन संबंधों पर या इन मूल्य या इन उपभोक्ता के रूप में बेचेंगे, तो हम कहीं ना कहीं एक कंडीशन लगा देते हैं इन सब में। तो ये क्या कहलाते हैं, पूरी तरीके से वर्टिकल एग्रीमेंट कहलाते हैं। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन क्या कहलाते हैं, जो प्रोटेक्शन के किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर भी करते हैं, श्रम को बांटते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आप देख सकते हैं कि वर्टिकल एग्रीमेंट कहलाती हैं। अगर दोनों में आपको अंतर समझना हो तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होता है दो कम्पिटिटिव बिजनेस के बीच में होता है सेम मार्केट में, और जो वर्टिकल एग्रीमेंट होता है वो प्रोडक्शन चेन होता है सेम सेट में गुड और सर्विस के लिए, दोनों चीज़ों के लिए होता है, गुड और सर्विस के लिए। तो यहाँ मार्केट का है और उस मार्केट में वर्टिकल एग्रीमेंट में केवल गुड और सर्विस को शामिल किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन से, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में अगर हमें कुछ बातें याद रखनी हो तो हम क्या याद रखेंगे कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट जो कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालता हो या उसको पॉसिबिलिटी हो, तो वो क्या कहलाता है, एडवर्स इफेक्ट कहलाता है। अब ये एग्रीमेंट जो होता है वो हो सकता है कि रिटन हो या ना हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो क्या कर रहा है, एडवर्स अफेक्ट डाल रहा है। तो ये आप समझ जाएंगे कि ये क्या कहला रहा है, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट कहलाते हैं। अब कौन से समझौते जो हैं वो कंपटीशन पर एडवर्स अफेक्ट डालते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट क्या के हैं, तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 कहता है कि कब कब हम कंपटीशन पे कब कब प्रतिकूल एडवर्स इफेक्ट माना जाएगा। देखिए, कोई इंडस्ट्री है, कोई भी यूनियन है, व्यक्ति के बीच में है किया गया कोई भी समझौता जो माल को, गुड्स को लेकर है, सर्विस को लेकर है, या फिर कार्टेल सहित है। तो कार्टेल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ट्रेड यूनियन होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर किया गया है, तो ये क्या कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट ज़रूर डालेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट मार्केट में एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। और भी चीज़ें मैं आपको भी डिस्कस करूंगी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद या बिक्री मूल्य निर्धारित करता हो, उत्पादन, आपूर्ति, बाजार, तकनीकी विकास, निवेश, देख रहे हैं सब इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, या सर्विस के प्रावधान को कंट्रोल करता हो, बाजार के जो जोग्राफिकल क्षेत्र है, माल या सेवाओं के जो प्रकार हैं, ग्राहकों की जो संख्या है, वो क्या करता हो, उनको किसी न किसी तरीके से शेयर करता हो, सिमिलर वे में शेयर करता हो, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता हो, मिलकर बोली लगाते हो, कोलोसिव बिडिंग करते हो या बिड रैगिंग करते हो। इसके ऊपर मैं अभी आपको और भी डिटेल बता दूंगी कि कोलोसिव बिडिंग और बिड रैगिंग क्या होता है। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि कोलोसिव बिडिंग और बिड रैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक ऐसी बोली लगाते हैं मार्केट में जिससे कंपटीशन में कमी आ जाए, या फिर बोली बिड रैगिंग से हम क्या करते हैं, कंपटीशन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। कोलोसी बिडिंग मिलजुल कर बोली लगा लेते हैं। तो इस तरह की जो बिडिंग करते हैं वो पूरी तरीके से क्या मानी जाती है, वाइड मानी जाती है। तो यहाँ पर सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 यही कह रहा है कि हम इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो चीज़ों को, मूल्य को निर्धारित करता हो, प्रोडक्शन में, मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ में को कंट्रोल करता हो, या फिर जोग्राफिकल एरिया को या सर्विसेज को, गुड्स को कंट्रोल करता हो, या फिर हम क्या करें, बिड रैगिंग करें या कोलोसिव बिडिंग करें। तो बिड रैगिंग और कोलोसिव बिडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आपको सेक्शन 3 सब क्लॉज 3D में है, आप इसको भी अलग से एक याद रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते, ये कंपटीशन लॉ में पूरी तरीके से मना की गई हैं। तो ये आपने देख लिया होगा कि ये आप समझ भी गए होंगे। मैं आपको आगे बता दूं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हुई हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शैल बी प्रिज्यूम टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। इट शुड बी नोटेड दैट द एफोरसेड 4 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आर रिफर एज हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी कि हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में अगर हम कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा पे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पूरी तरीके से शून्य होगा।
हम किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, गुड्स को, एक्विजिशन में, कंट्रोल में या सर्विसेज में हम क्या करता हो, प्रभाव डालता हो। हम ये कर सकते हैं कि हम उनको बढ़ाने के लिए करें। अगर हम किसी को रोकने के लिए कर रहे हैं तो ये एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी कहती है कि बिड रैगिंग नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में भी डायरेक्टली लिखा हुआ है कि बिड रैगिंग मीन्स any agreement between enterprise or person referred to above engaged in a identical or similar production or trading of goods or provision of service which has the effect। देखिए, धारा में 3 सब क्लॉज 3 और डी में बिड रैगिंग के बारे में जो बोला गया था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ऐसी बोलियां लगाना जो प्रतिस्पर्धा को समाप्त करता हो, कम करता हो, तो बिड रैगिंग कहलाता है। और ये बिड रैगिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर जो बताया गया है कि किस तरीके से सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 में और भी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट के बारे में क्या क्या बोला गया है कि ये एग्रीमेंट क्या होते हैं। लीड टू प्राइस फिक्सिंग, हम प्राइस फिक्स करने को कहें। हम क्या करें कि मात्रा को सीमित या नियंत्रित करने को कहें। बाजार को साझा या शेयर करें और बोली में हेरा फेरी में परिणाम लगाएं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मार्केट पे प्रभाव डालती हैं और ये सब चीज़ें हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको लाइन से कह सकें, अगर याद करना हो तो मैं आपको एक एक वर्ड बता दूं कि सेक्शन 3 में एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में उसकी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 में कहा गया कि अगर ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है तो पूरी तरीके से वाइड होगा। सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि कंपटीशन पर हम एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल सकते, इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट की बात की गई है, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट मैं आपको जो बता दूं कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 कहता है कि एग्रीमेंट विच आर एंटी कम्पिटिटिव, कौन कौन से और एग्रीमेंट हैं जो एंटी कम्पिटिटिव कहलाते हैं। सेक्शन 3 सब क्लॉज 4, तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 कहता है कि द एक्ट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट और अरेंजमेंट विच आर लाइकली टू हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन competition। The agreement may be amongst enterprise or person at different stages or level of the production chain in different market in respect of production, supply, distribution, storage, sales or price of a trade in goods or provision of service, including tie-in arrangement, exclusive supply agreement, exclusive distribution agreement, refusal to deal, resale price maintenance। तो एक एक वर्ड मैं आपको बता दूं कि टाई इन एग्रीमेंट सेक्शन 3 सब क्लॉज 4A में डिफाइन किया गया है। और टाई इन एग्रीमेंट को अगर आप सरल समझना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि एक बंधेज ठहराव, ये ठहराव क्या करता है कि कंपटीशन पर एक एडवर्स इफेक्ट डालता है और इसको पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी रहती है कि इस तरीके का एग्रीमेंट क्या कर सकता है, प्रोडक्शन पे इफेक्ट डाल सकता है, इसीलिए इसको रोकने को कहा गया है। तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, हम कहें आप केवल हम ही को सप्लाई करेंगे। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, कि हम ही को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट कहाँ है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 4B। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट सेक्शन 3 सब क्लॉज 4C। रिफ्यूज़ल टू डील सेक्शन 3 सब क्लॉज 4D। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस सेक्शन 3 सब क्लॉज 4E। तो ये अलग अलग चीज़ें बता रही हैं कि हम किसी एक को हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि हम सप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, और हम किसी को बार बार पहले डील करने के बाद उसको मना नहीं कर सकते हैं। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, कि हम एक बार प्राइस हमने दे दिया, दोबारा फिर हम उस प्राइस को बार बार क्या कर रहे हैं, प्राइस को हम लोअर में बेच रहे हैं या हायर में बेच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको एक तरीके से माना जाता है कि ये सब कहता है कि ये सारी की सारी चीज़ें एडवर्स इफेक्ट डाल रही हैं। तो एक तरीके से अगर आपको एक लाइन में याद करना हो तो जितने भी मार्केट में प्रोडक्शन चेन होती है, चाहे वो प्रोडक्शन को लेकर हो, सप्लाई को लेकर हो, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, स्टोरेज को लेकर हो, या बिक्री को लेकर हो, या मूल्य के लेकर हो, तो उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट शामिल हैं वही सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 बताता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि ये सारी की सारी चीज़ें अगर कंपटीशन पर पूरी तरीके से एडवर्स इफेक्ट डालती हैं और इस एडवर्स इफेक्ट को ही मना किया गया है। अगर देखा जाए कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या करता है एक तरीके से, तो एक एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या करता है, अगर हम कोई ऐसा समझौता करें कि हम पहले आपसे क्या करेंगे, इस मूल्य से कम में नहीं बेचेंगे, तो ये भी एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो गया। जैसा कि लिखा भी हुआ है कि हम ऐसा नहीं कर सकते।
और अगर हम करें कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कहीं समझौता कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट में आएंगे। तो सारी चीज़ें मार्केट में हम क्या करते हैं, एक तरीके से रोक लगाने की कोशिश करते हैं। अगर एक निचोड़ देखा जाए पूरे उसका, तो इस तरीके से नहीं कर सकते। देखिए, व्यवहार करने की मनाही क्या है, रिफ्यूज़ल टू डील। तो अगर हम क्या करें कि हम कह दें कि हम उसी पर्सन को माल बेचेंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो ऐसा क्या है, रिफ्यूज़ल टू डील हम कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को माल बेच रहे हैं, तो ये भी एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट में ही आएगा। देखिए, इसके एक्सेप्शन भी मौजूद हैं। सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज 1 में दिया गया है कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट के एक्सेप्शन के रूप में ली गई हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट है, द सेमी कंडक्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट है 2000। अगर इनसे हम सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 में समझौते कर रहे हैं तो ये कंपटीशन में एडवर्स इफेक्ट नहीं डालते। ये सारे के सारे एक्सेप्शन के रूप में एक्सेप्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 में जो IPR के जितने भी मैटर्स आएंगे वो एक एक्सेप्शन के रूप में एक्सेप्ट किए गए हैं कि ये कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर एक लाइन में आप समझना चाहें तो एक लाइन में फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 में क्या बताया गया, एक्सेप्शन बताया गया है। आप याद रखेंगे, सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 में वर्टिकल एग्रीमेंट है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 में हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट है, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में इसको डिफाइन किया गया है और 2 में बताया गया है कि एग्रीमेंट वाइड होगा, और सेक्शन 3 में पूरा सिलेबस आपका बताया गया है एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है। एक लाइन में आप याद रखिए कि ऐसे एग्रीमेंट जो किसी भी तरीके से कंपटीशन को वायलेशन करते हों वो सारे के सारे एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट माने जाएंगे, और कंपटीशन लॉ उनका पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड करता है, उन पर रोक लगाता है। उसी को दो एग्रीमेंट्स में बांटा गया है, जो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। इसी में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बिड रैगिंग और कोलोसिव बिडिंग, कि हम ऐसी बिडिंग भी नहीं कर सकते जो कंपटीशन पर एडवर्स प्रभाव डालता हो, या मेलाफाइड इंटेंशन से कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा हो। तो एक्सेप्शन के रूप में कौन कौन चीज़ें ली गई हैं मैंने अभी बता दिया आपको कि ये कंपटीशन पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती हैं। कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सेप्शन के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।